नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के सामने सीएम धामी ने प्रदेश के वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और साथ ही विकास जरूरतों पर विस्तार से राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की इको सर्विस लागत को भी देखते हुए उपायुक्त क्षति पूर्ति का भी अनुरोध किया। साथ ही आपको बता देकर हस्तांतरण में वन आच्छादन के लिए भी यहां पर निर्धारित भार को 20% बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य को देखते हुए विशेष सहायता की जाए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जिन चुनौतियों का सामना उत्तराखंड सहित अन्य पर्वतीय राज्य कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 16वें वित्त आयोग ने 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। Began the meeting with the Chief Minister delivering a speech in which he outlined some of the major issues that were of interest to Uttarakhand and what his recommendations were to the Commission, which was then followed by some brief remarks by me. But then, the major part of the meeting really was a very extended presentation, a very substantial presentation by the Secretary of Finance of Uttarakhand. राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष ने राज्यपाल को वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा की जानकारी दी। साथ ही यात्रा के सुचारू संचालन के लिए मंदिर समिति की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी। तो यहाँ पर राज्यपाल से मिले और पूरे तरीके से जानकारी यहाँ पर दी गई है चारधाम यात्रा को लेकर। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर देहरादून के वार्ड नंबर 10 डोबालवाला में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण के काम का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंद्र विहार और निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे समय से जल समस्या बनी हुई है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि नलकूप का निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, जिससे कि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। तो चमोली दौरे पर गए जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक कई साल से प्रमोशन न होने पर मंच पर मंत्री धन सिंह रावत को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इस वीडियो को लेकर शिक्षा मंत्री और सरकार की कड़ी निंदा भी कर रहा है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी ने मंत्री का बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, मंत्री पद का ध्यान रखते हुए कर्मचारी को प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी हो, मंत्री हो और हमारे विधायक हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनता को भी या जो आम इंसान, जो आम नागरिक अपनी जो है फरियाद लेकर के जा रहा है, तो उनको प्रोटोकॉल का इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, उनसे अगर सभ्यता से बात की जाए, एक प्रोटोकॉल के दायरे में बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंत्री उनसे बात करने के लिए मना करेगा। और मंत्री तो जो है हमारे धन सिंह रावत जी बहुत ही सरल, सौम्य हैं और आसानी से सभी को मिल जाते हैं, सबकी बात को सुनने का काम करते हैं और हमेशा उनकी परेशानियों को दूर करने का काम भी करते हैं। तो प्रोटोकॉल का मुझे लगता है सभी को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए।
और अब खबर रुड़की के इकबालपुर से है, जहां पर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपया भुगतान बकाया है और इसे लेकर मिल मैनेजमेंट गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शह मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 सालों से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि इकबालपुर मिल का मैनेजमेंट फ्रॉड है, बकाया गन्ने का भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। चीनी मिल की समस्याएं बड़ी हैं। लगातार पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जा सके। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग हुई है। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी भी फीलिंग है कि इकबालपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है वो किसानों को हित में काम नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत स्टर्न वर्ड अगर यूज़ करूँ तो मुझे लगता है फ्रॉड मैनेजमेंट है। और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किसानों का जो बकाया है वो उनसे दिलवा पाएँ और किसानों का गन्ना जो है वो सही टाइम पे पिर जाए और उनको पेमेंट मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर बीते दिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने यहां पर काफल पार्टी आयोजित की थी, जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। हरीश रावत की काफल पार्टी का बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हरीश रावत की काफल पार्टी का आयोजन उनके परिवार के लिए प्रचार प्रसार के लिए किया गया। कमलेश रमन ने यह भी कहा कि हरीश रावत ऐसी पार्टी के जरिए झूठ गढ़ते हैं। हरीश रावत जी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ भी हैं और वो जानते भी हैं कि समय समय पर किस तरीके से प्रचार प्रसार करके अपने आप को प्रस्तुत करना है। तो उन्होंने हमेशा से स्वयं के अपने परिवार को ही तो आगे बढ़ाने की बात करी है, ना ही संगठन की उन्होंने कभी परवाह करी है, ना ही संगठन के लोगों की कभी उन्होंने परवाह करी है, ना ही कार्यकर्ताओं की कभी परवाह करी है। तो केवल और केवल अपने परिवार की ही परवाह तो करी है उन्होंने। अपनी पत्नी को टिकट दिलाने से लेकर के, बेटी को टिकट दिलाने से लेकर के, बेटे को टिकट दिलाने से लेकर, या स्वयं खुद की अगर बात करें तो मुझे लगता है केवल और केवल अपनी ही तो लड़ाई करी। और एक बार फिर चाहे काफल पार्टी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी चीज़ के माध्यम से। और काफल पार्टी पर तो एक सवाल है, ना ही तो उनके विधायक वहां पर पहुंचे, ना ही उनकी खुद की स्वयं की पुत्री वहां पर पहुंचे, ना ही प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। और जिन सैनिकों के सम्मान में वो काफल पार्टी रखी गई थी, काफल पार्टी में सैनिक भी वहां नजर नहीं आए, वहां पर कोई हमारे आर्मी के जवान नजर नहीं आए, जिनके सम्मान में ये पार्टी रखी गई थी। आगे बात करते चारधाम यात्रा की। इसको लेकर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार घोड़ों में यहां पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैल रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने कई प्रयास किए और अब एक बार फिर से सुचारू रूप से घोड़ों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले घोड़ों में बीमारी फैलने की बात सामने आई और इसको लेकर अब SOP बनाई गई है। केंद्र सरकार के अधिकारी भी यहाँ पर आए और उन्होंने सराहा कि देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहाँ 1 महीने के अंदर 16,000 घोड़ों की स्क्रीनिंग की गई। और अब खबर विकासनगर से है, जहां पर पचवादून के कई स्कूलों में आपदा बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड NDRF की 15वीं वाहिनी द्वारा यहां पर किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पचवादून में ये कार्यक्रम 8 दिनों तक चलेगा और इसी कड़ी में छात्र छात्राओं को किसी भी समय आपदा से कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। NDRF के इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि छात्रों को आपदा से बचाने के साथ साथ आपदा में फंसे लोगों को बचाने के बारे में भी बताया गया। उन्होंने भी बताया कि 24 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। यहाँ पर जो हमारी NDRF की आज टीम आई है, जिसके साथ अभी SDRF की टीम भी मौजूद है। यहाँ पर बच्चों को मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर से डू एंड डोंट्स के तरीके बताए जा रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो उससे बचने के तरीके, अपने आप को सेव करने के तरीके, या हमारे आसपास जो भी जनमानस है उनको बचाने के तरीके बताए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी इंक्लूड किया है, जिसके तहत हमारे जो सेफ्टी टिप्स हैं उसको बताया गया है, जैसे डक कवर होल्ड, स्टॉप डॉट होल्ड, फायर का बताया गया है। ग्रुप के बारे में स्कूल के बच्चों को यहाँ पर एक पूरा सेशन लिया गया। पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि जो ये इनिशिएटिव लिया है, हर स्कूल में जाके बच्चों को प्रिपेयर्डनेस सिखाई जा रही है। कभी भी मैनमेड और नेचुरल डिज़ास्टर जब आते हैं तो वो प्रिपेयर्ड रहते हैं और वो अपने आप भी एक्ट कर पाए। नेचुरली कोई उनके आसपास नहीं है तो वो अपने आप से एक्ट करने लायक बन सकते हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम सर, जिन्होंने हमें सिखाया, सब कुछ बताया, एंड टू द गवर्नमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया है। ये कंटिन्यू होना चाहिए
और हर स्कूल में सिखाया जाए। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सेवा योजन कार्यक्रम की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य लोगों का सिलेक्ट यहां पर करेंगी। रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद में लगा हुआ है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि कार्य योजना बनाई गई थी, जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे आदि के यहाँ पर 3100 मीटर में मरम्मत का काम करना था। फिलहाल काम पूरा हो चुका है। हमने जो कार्य योजना बनाई थी पीडब्ल्यूडी की, वो हमारे स्टेट हाईवे, एमटीआर, ओडीआर और नेशनल हाईवे की कार्य योजना हमने तैयार करी थी। 3100 किलोमीटर करीब हमारे इसमें हमको पैच रिपेयर करना था और कल तक की जो प्रगति है उसमें 2850 किलोमीटर हमने पैच रिपेयर कर दिया। मोटा मोटा 86% हमने पैच रिपेयर कर दिया है। आज की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिगर हमारी जो है 90 to 93% हो जाएगी। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बैरीनाग तहसील मुख्यालय में 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेली पाक के यहां पर भूमिका नामक स्थान पर रहस्य में गुफा मिली है, जिसके अंदर एक विशालकाय मानव खोपड़ी और करीब 2 फीट लंबी एक जांग की हड्डी भी यहां पर मिली है। गुफा में इसके अलावा अन्य संरचनाएं भी बनी हैं और इस भूमिका गुफा की खोज चौकड़ी निवासी तरुण मेहरा ने की है। उन्होंने इस रहस्य में गुफा के अंदर जाकर अहम जानकारियां निकाली हैं। गुफा खोजकर्ता तरुण मेहरा के मुताबिक वहां पर एक विशाल रहस्य में और खौफनाक प्राकृतिक सिंक होल भी मौजूद है। गुफा केवल एक भूभागीय जो इस तरह के भूगर्भीय संरचना नहीं है, बल्कि एक लोक कथा, रोमांच, भय, इतिहास और संभावनाओं को समेटे हुए है। तरुण मेहरा के मुताबिक ये करीब 60 फीट की गहरी और इसके अलावा इसमें एक ढाल के रूप में 200 फीट तक भीतर जाता है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि ये भूमिका जैसी संरचना आपातकालीन छुपने की जगह या फिर दंड स्थल भी रही हो और ये स्थान पुरातत्व और भूविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे हमारे देश में पर्यटन का बहुत अच्छे तरीके से विकास हो नहीं पा रहा है, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हैं, भू आकृतियाँ हैं, झरने हैं, तालाब हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और प्री हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन उस लेवल पे विकास नहीं हो पा रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को डेवलप करें तो टूरिस्ट को सिर्फ चार दीवारी में रहने के अलावा इस तरह की चीज़ें देखने का भी मौका मिलेगा। हमको इसको सब ने मिलकर इसको डेवलप करना चाहिए अच्छी तरह से, इसकी रीच अच्छी बनानी चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए। और जैसे आप विदेशों में देखोगे तो फ्रांस में देखो, इंडोनेशिया में, चाइना में देखें, कोई भी छोटा सा सिंक होल है, गुफा है, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने लाइटनिंग की व्यवस्था और रोड अप्रोच कर रखा है उन्होंने, बहुत फर्स्ट एड का है वहाँ पे, कैंटीन उन्होंने चला रखी है, तो बहुत अच्छे लेवल पे टूरिज्म उनका बढ़ गया है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम भी कर सकते हैं। उधर रविवार देर शाम रामनगर के डिग्री कॉलेज के पास एक मुंबई से आए पर्यटकों की बस पर कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें बस के शीशे टूट गए और पर्यटक खौफजदा हो गए। पर्यटक की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क से जंगल सफारी से लौटकर बस में सवार हो रहे थे। इसी दौरान आपस में विवाद कर रहे 4 से 5 स्थानीय युवकों ने बस के सामने स्कूटी लगा दी और बस पर क्रिकेट बैट से भी हमला कर दिया, जिससे कि शीशे लगने से कुछ यात्री घायल भी हो गए। पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने एक बात नहीं सुनी और बजाय और भी ज्यादा तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। इस मामले पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने वाहन चालक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर इस दौरान कर लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस फिलहाल युवकों की पहचान और तलाश में भी जुट गई है।
तो यात्री जो टूरिस्ट लेके आए थे, हम यहाँ टूर पे आए थे और जिम कॉर्बेट पार्क सफारी करा के आ रहे थे, तो डिग्री कॉलेज पे कोई सवारी ने सामान लेने गया मार्केट में। हमने डिग्री कॉलेज पे गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पे मार पिटाई पहले लड़के कर रहे थे आपस में। तो जैसे हम वहाँ से चले तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट करी बेमतलब में। कंडक्टर को, हेल्पर जो हमारे साथ होता है, उसके साथ उसका गिरबान पकड़ा और फिर शीशे तोड़ दिए। तो बैट बल्लों से शीशे तोड़े, जबकि हम चल दिए। हमारी सवारी थी, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े भी हैं उसमें, उनके चोट भी लगी है, कांच लगे हैं सबके, और वो डर गए बहुत ज़्यादा। हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को कॉल नहीं लगा 112। फिर हम इधर से आगे, उधर पुलिस चौकी पड़ती है नदी पार, उनको बोला आप चले जाओ। कितने लोग थे? 20 यात्री थे। नहीं, मारने वाले 4-5 थे। शाम के समय डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात युवकों द्वारा टेम्पो ट्रैवलर के शीशे तोड़ने का मामला आया है, थाने में आया है। टेम्पो चालक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पता चला है कि 15 लोगों की चोट भी लगी है। चोट लगने का मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है, केवल टेम्पो ट्रैवलर के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में है। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सीबीएसई से आयोजित नवोदय विद्यालय समिति लैब अटेंडेंट की यहां पर प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान प्रतियोगी परीक्षा में 17 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से जूते और अन्य जगहों पर छुपाई गई 17 इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली, पटेल नगर और साथ ही डालनवाला में भी 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि हरियाणा निवासी 2 मास्टरमाइंड सहित कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के युवकों ने 70,000 रुपए में डील की थी और ब्लूटूथ से नकल कराने की बात भी कही थी। इसमें एक सेंटर है जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो संदिग्ध जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम पाली में पुलिस ने पहुंचकर वहां जब जांच पड़ताल की तो एक अभ्यर्थी को वहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। चूँकि परीक्षा की शुचिता को लेकर इस तरह के जब सवाल है कि जिस तरह से एक छात्र इस तरह का पाया गया है, इसको देखते हुए सेकेंड पाली में टीम बनाई गई थी और जो अन्य 4 परीक्षा केंद्र थे वहाँ पर आकस्मिक रूप से चेकिंग टीम द्वारा की गई। तो डालवाला के क्षेत्र में भी चेकिंग की गई, वहाँ पर जो है इस तरह के 9 अभ्यर्थी जो इस तरह के पाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ दूसरे सेंटर पे भी सेकंड पारी में भी इस तरह से वहाँ पर 8 लोग पाए गए जो परीक्षा में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे। तो रुड़की तहसील में विजिलेंस टीम ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने तहसील कर्मचारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। पकड़े गए रिश्वतखोर अपर तहसीलदार का पेशकार बताया जा रहा है। बंद कमरे में विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर पेशकार से पूछताछ करने में भी जुटी है। तहसील में हुई विजिलेंस टीम की कार्रवाई से कर्मचारी और चलिए खबरों में बात करते पौड़ी की, जहां के ऋषिकोट में व्यवसायी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम जिस कंपनी को सौंपा गया था वो कंपनी अब व्यापारियों को उनके काम का पैसा नहीं दे रही है, जिसके चलते यहां पर व्यापारियों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। छोटे व्यापारियों का ये भी कहना है कि बड़े आला अधिकारियों से इस बात शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी परेशानी का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। वादी अमित सजवाड़ ने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। उधर बेरीनाग थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम को हुई दौरान बारिश से नालियां बंद होने की वजह से कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया, जिससे कि परेशान व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में एसडीएम आशीष जोशी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों ने यह भी बताया है कि बरसात के मौसम से पहले सभी बंद नालियों को खोला जाए, जिससे कि बरसात में लोगों को परेशानी नहीं हो। और साथ ही एसडीएम आशीष जोशी ने भी बताया है कि नगरपालिका और जल संस्थान के अधिक यहाँ पर बंद नालियों को खोलने के आदेश भी दिए गए हैं और जल्द ही ये बंद नालियों को खोल भी दिया जाएगा। व्यापार मंडल के सदस्य और स्थानीय जनता आए थे, जिन्होंने अवगत कराया कि कल शाम को जो बेरीनाग क्षेत्र में, बेरीनाग शहर में जो अतिवृष्टि हुई है उस वजह से कई दुकानों में, घरों में पानी घुसा है
और इसकी वजह जो मुख्य वजह बताई गई है वो है कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो कई जगह पे ब्लॉकेज है। ये बात मेरे संज्ञान में भी अभी आई है और मैंने इसी क्रम में सभी संबंधित विभागों को, जिसमें NH, PWD, नगर पालिका, जल संस्थान, सभी को एक पत्र मैं अपने स्तर से जारी करूंगा और इसमें एक जॉइंट एक इंस्पेक्शन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसा ब्लॉकेज है और मानसून काल शुरू होने से पहले ये सारे ब्लॉकेज को खुलवा के नगर की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्यवाही करी जाएगी। आज हम सभी व्यापारी और जितने भी स्थानीय लोग हैं SDM साहब को एक ज्ञापन देना है, जिसमें कल रात हुई जो बारिश है उससे कई हमारे दुकानों में पानी घुस गया और कई दुकानों में उनके माल का नुकसान हुआ है। साथ ही जो भी हमारे स्थानीय लोग रह रहे हैं उनके मकानों में भी काफ़ी खतरा हुआ है। ये सब है जो हमारी नालों की सफाई और जो कलमट सारे बंद पड़े हैं बेरीनाग के, उस संदर्भ में आज हम SDM साहब से को हमने ज्ञापन दिया है और साथ ही हमने इसमें कॉपी किया है NH लोहाघाट और नगर पालिका परिषद बेरीनाग को भी इस संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये बरसात की भी एक शुरुआत है। बरसात शुरू होने में समय है, अभी से अगर ये हालत है तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मौका रहते अभी इसमें इस पर कार्य करने की सख्त जरूरत है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बढ़ती गर्मी और उमस के बीच में मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में 19 और 20 मई को हल्की बारिश के आसार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 के लिए हमने बोला था कि इन 2 दिनों में फिर से जो बारिश की एक्टिविटी शुरू होगी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज जो है वो रहेगी और कल भी रहेगी। तो ये 2 दिन आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बारिश जो है वो मिलेंगी। हालांकि ठीक है, थोड़ी देर आपको बीच में गैप भी मिलेगा। आजकल आप देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेनली होती है, तो वो कुछ समय के लिए चलती है, फिर बंद हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर होंगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, हल्की से मध्यम तक की जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो अनेक जगहों में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इसके अलावा जो आपके प्लेन्स के और हिल्स में बात करते हैं या फिर आप प्लेन्स में बात करें, तो हिल्स में मैं कहूँगा कि कुछ जगहों तक में हल्की या मध्यम तक की जो बारिश है वो हो जाएगी वहाँ पर भी। और प्लेन्स में तो वेरी लाइट मैं कहूँगा वो उस तरह की एक्टिविटी हो रही है। उधर टिहरी के कोटी कॉलोनी में 10 दिवसीय पैराग्लाइडिंग अभ्यास शिविर चल रहा है, जहां पर दूर दराज से पैराग्लाइडिंग में प्रशिक्षण लेने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। वहीं महाराष्ट्र से भी आए मुख्य प्रशिक्षक तानाजी ताकवे की यहाँ पर अध्यक्षता में ये अभ्यास शिविर जो है वो किया जा रहा है। अभ्यास शिविर में महाराष्ट्र के अक्षय कोंद्रा और बागेश्वर के हिमांशु ढोकटी अनुभवी प्रशिक्षक के तौर पर यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इस दौरान हिमांशु ने ये भी बताया कि प्रशिक्षण शिविर में जनपद टिहरी से 5, देहरादून से 1, उत्तरकाशी से 2, बागेश्वर से 1 और भीमताल से 1 युवक पैराग्लाइडर का यहाँ पर चयन हुआ है। और सभी पैराग्लाइडर्स को अभ्यास के दौरान कुठा फ्लाइंग पॉइंट और साथ ही प्रताप नगर पॉइंट से भी फ्लाई यहां पर कराया जा रहा है। और इस दौरान उन्हें लैंडिंग, टेक ऑफ और साथ ही हवा के वेरिएशन की भी जानकारी दी जा रही है। मैं अभी यहाँ पे हम उनको 10M के लिए अप्लाई करने के लिए हम उनको मतलब कि हावर्स फ्लाइंग पूरे कर रहे हैं उनके हमारे। और हमारे पास अभी 10 स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत ही अच्छा कर रहे हो और हम उनको और आगे बढ़ावा करने के लिए मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हो सके हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अच्छा करे हो। पिछले 1-2 साल से यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ पैराग्लाइडिंग का। और अभी जो 10 दिन का ये शिविर है, इसमें हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस करी है, उसको थोड़ा सा और हम लोग जो अपनी स्किल को कैसे शार्प कर सकते हैं और कैसे मतलब हम इसको आगे अपना और इसमें अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 10 दिन के लिए आए हैं। और इन 10 दिनों के दौरान हम लोग सीखेंगे, चाहे वो टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, हवा में किस तरह के वेरिएशंस होते हैं, वो सब चीज़ें। और बाकी रही ये कोर्स की और पर्यटन विकास परिषद की, तो ये कोर्स बहुत ही मतलब हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो एक रोजगार की नई जो है राह देख रहे हैं इसमें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।